जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुभाष आपको वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 आज कंप्लीट कराऊंगा और फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के फर्स्ट पार्ट को देखिए, जो इतिहास का प्लेलिस्ट बना है उसमें अपलोड है दोस्तों। तो आइए, अगर हमारे दिव्य हिंदी अकादमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपके मोबाइल में दिखाएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता हम लोग पहले ही समझा चुके थे आपको कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाली एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी नगरी, और ये सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, एनसीईआरटी के द्वारा यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी कि हम लोग उसे पढ़ेंगे या महत्वपूर्ण होगा। तो आपका जो वैदिक काल होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पढ़ा जाता है दोस्तों। 600 ईसा पूर्व पढ़ा जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है? महाजनपद काल का उदय होता है। महाजनपद काल का उदय होता है, यानी राजाओं का और सम्राट बनते हैं भारत में। तो आइए, पार्ट 2 को हम शुरू करने के पहले आपको बताते हैं कि आरण्यक ग्रंथ के बारे में बताए थे। आरण्यक ग्रंथ वो होता है, अरण्य का अर्थ ही होता है जंगल। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो जंगल में पढ़े जाने के कारण, जंगल में उच्चारण करने के कारण, जंगल में मंत्रों का उच्चारण करने के कारण इसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाने लगा दोस्त। आरण्यक ग्रंथ कहा जाने लगा। तो आइए, आपके आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? 7 हैं। आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? 7 है। देखिए, आरण्यक ग्रंथ आपके 7 हैं। और जंगल का अर्थ, आरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो आगे चलेंगे, महापुराण पूछ दे आपको, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या दोस्तों 18 बताइएगा। वेदांग पूछ दे, वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 बताइएगा। आगे चलेंगे, उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कुल 108 थी। उपनिषदों की संख्या कुल 108 थी, लेकिन तो इसमें 12 प्रमाणित है दोस्तों। 12 प्रमाणित है। तो आपका राष्ट्रीय एक वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है, जो भारत चिन्ह होता है उसी के नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? तो मुंडको उपनिषद, यानी भारत जो महत्वपूर्ण है आपके उपनिषद प्रमाणित है, उसमें मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी भारत के आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद। ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्त। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद आपके 108 है और प्रमाणित कितने हैं? 12 हैं। 12 प्रमाणित में से एक जो मुंडको उपनिषद होता है वहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का आदर्श वाक्य है। अगला पॉइंट, उपनिषद में है क्या? उपनिषद में है क्या? आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म की व्याख्या। आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म की व्याख्या उपनिषद में है दोस्तों, उपनिषद में है। आर्यों की भाषा, चलिए, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, अभिजात कुलीन होता है, उत्तम होता है। तो आइए देखिए, आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी।
एवं सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। एवं सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों, सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आपके 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आगे आपको ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ भी पढ़ा है दोस्तों। तो ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और आर्यों की भाषा भी संस्कृत थी। आइए चलते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद, चलिए ऋग्वेद की रचना जो हुई है ऋग्वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? ऋग्वैदिक काल में हुई है। तो ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक काल होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और वही उत्तर वैदिक काल कहाँ तक माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक काल की रचना हुई दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की रचना और अन्य ग्रंथों की जो रचना हुई है और अन्य ग्रंथों की जो रचना हुई है दोस्तों, अन्य ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे ऋग्वेद को छोड़ दें, ऋग्वेद को छोड़ दें तो अथर्ववेद हो गया आपका, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उपनिषद ग्रंथ हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इसको अगर पूछ दे दोस्तों कब लिखा गया है, तो ये कब लिखा गया है? उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में एवं अन्य वेद यानी ग्रंथ की रचना जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ये कब लिखा गया है? उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से यानी ईसा पूर्व से 600 BC यानी ईसा पूर्व दोस्त, यानी ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। सभी वेद जो है, सभी वेद को क्या कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ कहते हैं। सभी वेद और ग्रंथ को क्या करते हैं? सभी वेद है जो आपको चारों ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ कहते हैं। एक शब्द में ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला क्वेश्चन, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है दोस्तों, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। एवं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी कहा जाता है। एवं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी कहा जाता है दोस्त। आगे चलेंगे। आर्य का अर्थ आपको कई बार बता चुके कि श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य है। आपको ये सब जो भी बोर्ड पे लिखा गया है दोस्तों, जो भी हम बता रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखिए, जो वैदिक संस्कृति के निर्माता है, इनके निवास के बारे में, निवास स्थान के बारे में क्या है? विद्वानों के बीच में मतभेद है दोस्तों, विद्वानों के बीच में मतभेद है। कोई कहता है मध्य एशिया से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए। तो चलिए कौन सा देखते हैं प्रमाणित है, यानी आर्य जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं? और उत्तर भारत में पहले ये आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इधर विद्वान लिखा है, इधर आर्यों का मूल निवास लिखा है। इधर विद्वान लिखा है, इधर आर्यों का मूल निवास लिखा है। तो कुछ विद्वान बोलेंगे कि ये यहाँ से आए हैं। जैसे मैक्स मूलर बताते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर बताते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हैं। तो मैक्स मूलर जो बताते हैं मध्य एशिया से आए हैं, यही सबसे प्रमाणित है दोस्तों, यही सबसे सही माना जाता है। तो आपको आ जाए कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से लगा दीजिएगा दोस्तों। लेकिन तो और नाम लेकर के विद्वानों का पूछे तो आंसर दूसरा होगा, तो आंसर दूसरा होगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव बोलते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर बोलते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। तो देखिए
आर्य जो आते हैं सिंधु नदी के आसपास बसते हैं। आर्य जो आते हैं सिंधु नदी के आसपास जब बसते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि आर्यों की प्रारंभिक निवास कहाँ थी भारत में? आर्यों की प्रारंभिक निवास कहाँ थी? यानी आर्य जो आए थे वो सबसे किस प्रदेश में रहे? तो आपको बताना है सप्त सैंधव प्रदेश में रहे हैं। दोस्तों पूछे कि आर्य कहाँ पे आकर के भारत में पहले रहे, तो सप्त सैंधव प्रदेश, या आर्यों की प्रथम प्रदेश किसको कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश को कहा जाता है। तो ये बताया है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे। अगला क्वेश्चन, गंगानाथ झा एक क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। गंगानाथ झा कहते हैं, ये भी एक विद्वान है, कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। तो गंगानाथ झा क्या है? गंगानाथ झा जो बोलते हैं ब्रह्म ऋषि देश से, तो ब्रह्म ऋषि देश ये क्या होता है दोस्तों? ये किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए, हिमालयन एवं विंध्यन क्षेत्र के बीच का, हिमालयन एवं विंध्यन क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं, उसको ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं। तो आप नोट डाउन करिएगा कि गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश से बोले हैं। ब्रह्म ऋषि देश किस एरिया को कहते हैं? हिमालयन एवं विंध्यन क्षेत्र के बीच की एरिया को कहते हैं। दोस्तों आगे चलेंगे, दयानंद सरस्वती आपको बताते हैं, दयानंद सरस्वती बताते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। दयानंद सरस्वती बताए हैं कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। अगला तो छठवां होगा दोस्तों, अगला जो छठवां होगा तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे है। प्रोफेसर पेनका बताते हैं, प्रोफेसर पेनका लिख लीजिए। प्रोफेसर पेनका जो बताते हैं ये जर्मनी से, प्रोफेसर पेनका जो बताती हैं ये बताती हैं जर्मनी से। ये लोग कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे, ऐसे बताती हैं। तो 6 लोग बताए हैं, कोई तिब्बत से बताया, ठीक है ना, कोई तिब्बत से बताया। तिब्बत से कौन बताया? दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताए हैं। गंगानाथ झा बताए ब्रह्म ऋषि देश से। मैक्स मूलर कहाँ से बताए दोस्तों? मध्य एशिया से। मैक्स मूलर कहाँ से बताएं? मध्य एशिया से सब आए। आगे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास क्या बताएं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से ही आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से ही आए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर पेनका कहाँ से बताएं? तो जर्मनी से बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक महत्वपूर्ण, बाल गंगाधर तिलक जो आपके क्रांतिकारियों में से एक हैं, भारत को आज़ाद करवाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल की प्रमुख बातें हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख बातें पढ़ेंगे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख बातें पढ़ेंगे। तो चलिए प्रमुख बातें जो पढ़ेंगे हम लोग, देखिए, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य होते हैं। सर्वप्रथम यानी प्रारंभ में सिंधु नदी के आसपास आकर बसे, इसीलिए इनको सप्त सैंधव प्रदेश से कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास के आकर बसे, इसलिए इन्हें कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। कालांतर में ये लोग उत्तर भारत में विस्तार किए। कालांतर में यानी बाद में ये लोग कहाँ विस्तार किए दोस्तों? उत्तर भारत में विस्तार किए। तो उत्तर भारत में विस्तार करने के कारण इन्हें आर्यावर्त कहा जाता है दोस्तों, इन्हें आर्यावर्त कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। अब आगे चलते हैं, नदियों के नाम। देखिए, कुछ ऋग्वैदिक काल में नदियों का नाम आता है जो 25 नदी है दोस्तों, 25 नदियों का नाम आता है। लेकिन तो इसमें सबसे पवित्र नदी जो नाम आता है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहते हैं दोस्तों, सरस्वती नदी को कहते हैं।
अगला पॉइंट, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख आया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख आया है आपके ऋग वैदिक काल में। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख आया है। ये उल्लेख की बात जो कर रहे हैं दोस्तों, जो लिखा गया है ऋग्वेद लिखा गया है ऋग वैदिक काल में, तो उसमें नदियों का नाम आया है, नदियों का बात चर्चा किया गया है। तो वही बात आपको बताया जा रहा है। गंगा नदी का एक बार चर्चा हुई है, एक बार नाम आया है। यमुना का 3 बार आया है। यमुना का कितना? 3 बार आया है। तो ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बना भी है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और नदियों की संख्या 25 बताई गई है और सरस्वती नदी सबसे पवित्र बताई गई है। गंगा नदी का एक बार नाम आया है, गंगा नदी का एक बार नाम आया है। यमुना नदी का 3 बार नाम आया है। चलिए आगे चलते हैं। ये लोग अस्थायी निवास करते थे दोस्तों। ये लोग कैसा निवास करते थे? अस्थायी। आर्य का निवास अस्थायी था। ये लोग केवल अस्थायी निवास, मतलब आज यहाँ तो कल कहीं, कबीलाइयों के भेष में रहते थे, कबीलाइयों की तरह रहते थे। आज यहाँ तो कल कहीं और, ऐसे घूमते रहते थे दोस्तों, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो अगर आप बताइए कोई अस्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करेगा तो कृषि कैसे करेगा? अस्थायी रूप से कोई निवास नहीं करेगा तो कृषि कैसे करेगा? नहीं ना कर पाएगा। मान लीजिए आज बो दे रहे हैं, ठीक है ना, गेहूं ही बो दिए, कल कहीं और है, दूसरे राज्य में है, ठीक है ना, कहीं और चले गए, फिर आए नहीं, फिर वहाँ बस गए, तो उसका देखभाल कौन करेगा? सोच लीजिए। तो इसी तरीके से कृषि भी नहीं करते थे दोस्त, ये लोग घूमते थे। लेकिन इसका मुख्य व्यवसाय क्या था पूछ दे तो क्या बताएंगे? पशुपालन बताएंगे दोस्त। गाय को लिए रहते थे, साथ में गाय चराते थे। तो वही क्या करते थे? पशुपालन करते थे। गाय के द्वारा जो दूध निकलता था उसी का उपयोग करते थे दोस्तों, उसी का क्या करते थे? उपयोग करते थे। ये ऋग वैदिक काल में जो आता है, गाय को लेकर के युद्ध भी होता था, गाय को लेकर के युद्ध होता था। गाय ही समझ लीजिए मुद्रा थी, गाय ही समझ लीजिए मुद्रा थी। आपको इस समय मुद्रा कोई नहीं मिलेगा ऋग वैदिक काल में। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में कोई मुद्रा नहीं मिलेगी। तो आप सोचेंगे कि कैसे खरीदारी होती थी? खरीदारी कैसे होती थी? तो वस्तु विनिमय था, एक वस्तु दीजिए दूसरी वस्तु लीजिए। कोई वस्तु लेना होता था, बड़ी कोई वस्तु, तो गाय ही सब लोग दे देते थे और वस्तु ले लेते थे दोस्तों, वस्तु ले लेते थे। तो आगे चलेंगे। देखिए, अस्थायी निवास करते थे, कृषि नहीं कर पाए, इसलिए कृषि नहीं कर पाए। पशुपालन करते थे। समाज कैसा था इनका? कबीलाई समाज था। समाज कैसा था? कबीलाई समाज था। कबीलाई का मतलब होता है कि डेरा डम्बर डाल के कहीं रहना, फिर कहीं चला जाला, ऐसे करके। तो गाय को लेकर के युद्ध होता था दोस्तों, गाय को लेकर के युद्ध होता था। विनिमय की प्रणाली कैसी थी? विनिमय की प्रणाली कैसी थी? तो वस्तु विनिमय, यानी गाय से होता था, ठीक है ना। विनिमय की प्रणाली वस्तु विनिमय थी, गाय से होता था। ऋग वैदिक काल की नदियाँ, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ऋग वैदिक काल की नदियाँ। कुछ नदियों के नाम भी आया है। तो उस ऋग वैदिक काल में नदियों का अलग नाम होता था और आज क्या हो गया? आज जो वर्तमान में नाम है उन लोगों का आज अलग नाम है। तो आइए देखते हैं ऋग वैदिक काल की जो प्राचीन नदियां हैं, प्राचीन नाम है, और आज क्या नाम है, वर्तमान में क्या नाम है, उसको देखते हैं। आपके सामने है दोस्तों, आपके सामने है। तो प्राचीन नाम और इधर आधुनिक नाम। ऋग वैदिक काल की नदियां, प्राचीन नाम, इधर आधुनिक नाम। तो परुसड़ी जो नदी होती है दोस्त, इसका आज रावी नदी नाम है और इसका क्या नाम है? आधुनिक नाम रावी नदी नाम है। चलिए ये भी बता सकते हैं आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो
हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे बसी थी, किस नदी के किनारे बसी थी? तो बता सकते हैं रावी नदी के किनारे बसी थी दोस्त, रावी नदी के किनारे बसी थी। अगला नाम है जो सतुद्री, अगला नाम है सतुद्री। सतुद्री का जो आधुनिक नाम है सतलज है, सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज, प्राचीन नाम था सतुद्री, आधुनिक नाम है सतलज। आगे चलेंगे आस्किनी, आस्किनी का आधुनिक नाम, आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है दोस्त, आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। ये जो है आपके यूपीपी में, ठीक है ना, वनडे एग्जाम यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम, सभी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर आप उठा लीजिए, देख लीजिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पीईटी का टॉपिक भी दिया गया है कि ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, यानी वहाँ वैदिक संस्कृति ही लिखा है दोस्तों, वैदिक संस्कृति ही लिखा है, पीईटी का टॉपिक है। तो और ग्रुप डी में भी जो आपको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीके जीएस में जो पूछ रहा है वहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ तो पूरे हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्त ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, चलिए बिपाशा जो है, बिपाशा, ठीक है, बिपाशा जो नाम होता है, आज क्या उस नदी का नाम है? बिपाशा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम ब्यास नदी है, ब्यास नदी है, ठीक है ना, ब्यास नदी है। चलिए इन्हीं के नाम पे एक एक्ट्रेस का भी नाम है बिपाशा नदी पे, बिपाशा बसु, बिपाशा बसु। आगे चलेंगे गोमल, गोमल आपका लखनऊ वाला जो गोमती नदी है उसका नाम क्या था? पहले गोमल था, गोमल था, प्राचीन नाम क्या था? गोमल था। आज क्या नाम है? गोमती। आज आगे चलेंगे शदानीरा, शदानीरा प्राचीन नाम है नदी का, और आपके आधुनिक नाम गंडक, गंडक जो नेपाल से निकलती है दोस्त। ये कहाँ से निकलती है गंडक नदी? नेपाल से निकलती है। आगे चलेंगे बितस्ता, ठीक है ना, बितस्ता, बितस्ता कहाँ है? झेलम नदी के किनारे है। सॉरी, बितस्ता का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता प्राचीन नाम है, सॉरी, बितस्ता प्राचीन नाम है, और आधुनिक नाम क्या है? झेलम, आधुनिक नाम क्या है? झेलम। आगे चलेंगे कुंभा, कुंभा एक नाम आएगा, प्राचीन नाम कुंभा है, उसका आधुनिक नाम है काबुल, आधुनिक नाम है काबुल। आगे दो नदियां और बाकी हैं, दो नदियां और बाकी हैं, एक दृश्यदती, एक है दृश्यदती, एक है दृश्यदती, इसका नाम है घग्गर। दृश्यदती का नाम क्या है? घग्गर। दृश्यदती प्राचीन नाम है नदी का, और घग्गर आज आधुनिक नाम है। आगे चलेंगे, क्रुब है, क्रुब, क्रुब नाम है, क्रुब का क्या नाम है? आधुनिक कुर्रम, क्रुब का कुर्रम नाम है। बस आपको ऐसे ही याद करना है किस नदी का नाम प्राचीन था, उसका आधुनिक नाम क्या है, ऐसे ही याद करना है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब ऋग वैदिक काल को थोड़ा हम भौगोलिक स्थिति में पढ़ चुके। भौगोलिक स्थिति इनका क्या था, मतलब कहाँ से आए थे और कहाँ पे सर्वप्रथम बसे थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश इनका प्रमुख था दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश भारत में, और बाद में कालांतर में कहाँ? पूरे उत्तर भारत में ये फैल गए थे। तो उत्तर भारत में फैल गए थे, तो यही आर्यावर्त थे, यही क्या थे? आर्यावर्त थे। आगे चलेंगे, राजनीतिक स्थिति क्या थी, देखेंगे राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो राजनीतिक स्थिति होती है, परिवार का मुखिया जो कुलप होता था, परिवार का मुखिया कुलप होता था, या गृहपति उसे कह सकते हैं, या परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कह सकते हैं दोस्तों। तो कुल के आधार पे ग्राम का निर्माण होता था। कुल के आधार पे, मान लीजिए कुल एक है, कुल में 2-4 लोग से एक परिवार बना, उसी को कुल कहते हैं। एक परिवार बना, उसी को कुल कहते हैं। तो कुल से ग्राम बनता था दोस्तों, कुल से, यानी 4-5 परिवारों को, 4-5 कुलों को मिला करके एक ग्राम बनता था। फिर कुछ ग्राम से विश्व बनता था दोस्त। आपके सामने है कुछ
कुल से क्या बनता था, ग्राम, ग्राम से क्या बना, विश्व बना, विश्व के में क्या बना, जन बना, जन से क्या बना, महाजनपद बना, महाजनपद से क्या बना, 6वीं शताब्दी में दोस्तों महाजनपद काल का उदय हुआ था। 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी है लेकिन तो ईसा पूर्व वाला है, ईसा पूर्व वाला है। जैसे 1500 से हम लोग 2500 से सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, 2500 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, 2500 1750 ईसा पूर्व तक पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, बीच में 250 का गैप है, 250 साल का गैप है। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। उसके बाद 600 ईसा पूर्व से आपका महाजनपद काल का उदय हो जाएगा, यानी राजा हुआ करेंगे, साम्राज्य का गठन होगा, साम्राज्य होता रहेगा। आगे चलेंगे तो कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य। तो आइए देखिए आगे अगला वीडियो जो थर्ड पार्ट होगा, जो अंतिम वीडियो होगा दोस्तों, वैदिक संस्कृति की अंतिम वीडियो थर्ड पार्ट होगा, वो भी 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन को कराएंगे। और जो बाकी है अभी, उत्तर वैदिक काल की बुराइयाँ क्या थी। देखिए आपको बता दें कि ऋग वैदिक काल बहुत अच्छा चल रहा था। ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के बीच में चलता है, वो बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। उसमें कोई वैसी बुराइयां नहीं थी, कोई वैसी बुराइयां नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक स्थिति आप लोग देख लीजिए। राजनीतिक स्थिति में देखेंगे तो महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अवसर मिलता था। सभा एवं समिति में महिलाएं सम्मिलित होती थी, यज्ञ में भी सम्मिलित होती थी महिलाएं, यज्ञ में भी सम्मिलित होती थी। तो आपको देखिए, ये हम अपना जो थंबनेल बनाए हैं उसमें ऋग वैदिक काल की, या आपको ऋग वैदिक काल कहें, या तो आपको कहें कि वो वैदिक संस्कृति का एक फ़ोटो दिए हैं। तो उसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फ़ोटो जो लगाए हैं ध्यान से देखिएगा इमेज, उसमें यज्ञ हो रहा है और महिला भी सम्मिलित है, महिला भी सम्मिलित है यज्ञ में। तो ऐसे ही देखेंगे कि महिलाएं यज्ञ एवं सभा समिति में ऋग वैदिक काल में सम्मिलित होती थी। और बाल विवाह नहीं था दोस्तों, बाल विवाह नहीं था, दहेज वहेज की बात नहीं होता था, दहेज वहेज की बात नहीं होता था, बाल विवाह ऋग वैदिक काल में नहीं था, बाल विवाह नहीं था। लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था, बच्चों का क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा लेने का अधिकार था, शिक्षा लेने का अधिकार था, यानी लड़की लड़का दोनों शिक्षा लेने जाते थे, दोनों शिक्षा लेने जाते थे ऋग वैदिक काल में। लेकिन तो यही जो बुराई पनपा उत्तर वैदिक काल में दोस्त, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, यहीं पे दहेज, ठीक है ना, महिलाओं के शिक्षा पे रोक, महिलाओं के शिक्षा पे रोक, महिलाओं यानी जो बच्चियां होती थी, लड़कियां होती थी, उनके उपनयन संस्कार पे रोक, उनके उपनयन संस्कार पे रोक। यानी उपनयन संस्कार क्या होता है, जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो तब उपनयन संस्कार किया जाता था। तो उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ये गलत है ना, महिलाओं को सभा एवं समितियों में क्या करने से, सम्मिलित होने से रोक लगा दिया गया। महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, मतलब पढ़ नहीं सकती थी वो लोग, इसका रोक लगा दिया गया। उपनयन संस्कार नहीं होता था। यानी आपके उत्तर वैदिक काल जो है ना, उत्तर वैदिक काल है, उसमें विभिन्न प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में फैल गई दोस्तों। तो इसको देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो जरूर देखेंगे, जो थर्ड पार्ट का वीडियो हम बनाएंगे ऋग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का। ऋग वैदिक काल तो पढ़ लिए, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। अभी ऋग वैदिक काल का कुछ पॉइंट बचा है, तो समाज आप थर्ड वीडियो पढ़ेंगे तभी आपका वैदिक सभ्यता क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। जय हिंद।